चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने लगे हुए थे ऑन साइट एसईओ। ये एक फाइल है, ये मैं आपसे भी शेयर भी कर लूँगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अबाउट 10 पेजेस हैं जिसमें ऑन साइट एसईओ के सारे फैक्टर डिस्कस हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले सारे फैक्टर्स हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑन साइट अप्लाई करने हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ों को मे बी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर क्या है जी? क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। अब यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स का क्या मतलब है? यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स का मतलब यह है कि भाई यूजर जो भी ढूंढ रहा है वो जब ढूंढे, जो चीज वो ढूंढे, जो यूआरएल आपका हो वो भी उसी चीज से ही रेलिवेंट हो। तो जब मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, उसको ये चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये उसकी क्यूरी है। तो जब आपकी वेबसाइट खुले तो आपकी वेबसाइट के यूआरएल पे भी अगर abc.com/ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन लिखा होगा तो हम इसे बोल रहे हैं कि ये यूजर फ्रेंडली यूआरएल है। बात समझ में आ गई है? तो कहते हैं जी आपने क्या करने हैं, अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं वो यूजर फ्रेंडली रखने हैं, ठीक है। नीचे आकर देखें, आप यूं समझो ये जो हम HTML फाइलों के नाम रख रहे हैं ना, जैसे हमारा होम पेज खुल जाता है, होम पेज तो वैसे ही खुल जाता है, आप सबको पता है। होम पेज कौन सी फाइल की वजह से खुलता है? इंडेक्स की फाइल से खुल जाता है। लेकिन जो इसके आगे वाले पेजेस हैं वो तो हमें क्लिक करके खोलने पड़ते हैं ना। जैसे मैं अबाउट अस में जाऊं, कोर्सेज में जाऊं या कोर्सेज के डिटेल्ड कोर्सेज में जाऊं तो उनकी तो कोई ना कोई HTML फाइल्स होंगी। तो उसने कहा भाई आपकी जो HTML फाइल है ये आपका URL है, तो आपने ये वाले जो URLs हैं ये आपने यूजर फ्रेंडली रखने हैं। और इसको अगर मैं और आसान अल्फाज में कहूं तो यूजर फ्रेंडली से ज्यादा बेहतर टर्म यह है कि कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए। यानी जो कीवर्ड्स लोग ढूंढ रहे हैं उसी तरह के कीवर्ड के साथ आप ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ठीक हो गया। नंबर 1 पहला फैक्टर। आगे चलें, यूज टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? यूज टाइटल टैग्स कह रहा है आपका जो टाइटल टैग है, सबको पता है टाइटल टैग का, सबको पता है ना टाइटल टैग कहां पे लगता है? कहां पे लगता है? गुड, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल सा सवाल है। सब ऐसे परेशान हुए जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की बात कर दी है। टाइटल टैग कहां पे लगता है? हेड में लगता है। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले दिन जब आपको वेबसाइट खोल के सर्च करके दिखाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो वेबसाइट है उसका URL नजर आता है, उसका टाइटल नजर आता है और उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आती है। और अगर इमेज की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई हो तो इमेज भी नजर आ जाता है, और तो कुछ नजर भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि मेन फैक्टर है हमारा टाइटल का टैग। तो उसने कहा कि भाई टाइटल टैग को भी अंदर आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं कि भाई कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड का पिक्सल साइज कितना होना चाहिए। कितनी लेंथ बताइए मैंने टाइटल में कीवर्ड्स की, जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से। ओ नहीं, इतना जुल्म भी ना करिए, भी जुल्म है। हाँ जी, कितनी? कीवर्ड आपका जो टाइटल है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 to 70 कैरेक्टर्स उसकी लेंथ है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हमें दो तरह से उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, एक इन कैरेक्टर्स और एक इन पिक्सेल्स। पिक्सल में कितनी होनी चाहिए? 580 पिक्सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हम कर चुके हुए हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है ऑन साइट एसईओ का, ठीक है। इसे भी हमें फुलफिल करना है। चलें जी आगे आ जाएं। अब ये एग्जांपल भी आ गई आपके सामने जो मैंने आपको करा दिया हुआ है। ये टाइटल का टैग लगा भी होगा, यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये बता रहा है इस तरह का होना चाहिए आपका टाइटल टैग। और आगे आ जाए, ये एग्जांपल के तौर पर ये नीचे नजर भी आ रहा है इस तरह। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा इसका मतलब क्या? वही मेटा भी कोई टैग ही है ना। ये मेटा का टैग कहाँ पे लिखा जाता है? शाबाश, जल्दी से बताइए। आप समझ लो ये रिवीजन हो रही है हमारे पीछे से। हेड में ही आता है, ठीक है ना। और इसको कैसे लिखते हैं हम? मेटा लिखने का क्या तरीका जी? मेटा नेम, आगे अच्छा ये तो व्यू पोर्ट मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर क्या लिखा होगा? डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात अभी हो रही है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन। और इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं हम? ये देखेंगे जितने भी मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स को हम कहते हैं, इन शॉर्ट कहते हैं कि हम माइक्रो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्रॉलर को अबाउट आवर वेबसाइट। यानी हम अपनी वेबसाइट के मुतालिक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे क्राउलर को यह पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है। सो ये वाली इंफॉर्मेशन मेटास की सूरत में देते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट की समरी दे रहे हैं उसको। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए?
इसकी इन कैरेक्टर्स में लेंथ कितनी होनी चाहिए? 160 to 170, और इन पिक्सेल्स में इसकी लेंथ होनी चाहिए 920 पिक्सेल्स। ठीक है, ये भी हम कर चुके हुए हैं पहले, तो ये फैक्टर्स हो चुके हुए हैं। आगे चलें। आगे क्या कह रहा है वो? कह रहा है पे अटेंशन टू हेडिंग्स। HTML के अंदर हेडिंग्स के टैग कौन से हैं? हाँ जी, HTML के अंदर हेडिंग के टैग कौन से हैं? शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हेडिंग के टैग जो है वो H1 और H2 है। तो वो ये कह रहा है कि भाई अब आपने जब अपनी ऑप्टिमाइजेशन की है, इस पेज को देखें, नजर आ रही है ना आपको हेडिंग? फिर आपको हेडिंग नजर आ रही है। वो ये क्या कह रहा है? कहते हैं आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है कि आप उसके अंदर जो कंटेंट लिख रहे हो वो हेडिंग और सब हेडिंग की सूरत में लिखा हो। ऐसे नहीं करना कि आपने एक ही हेडिंग को बार बार इस्तेमाल करना है। और हेडिंग जो है वो बेसिकली हेड है आपके पैराग्राफ का। यानी आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी हेडिंग अगर आपने हेड लिखना है तो आपने हेडिंग स्टाइल में लिखना है। लेकिन आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हेडिंग नहीं बनाना। पैराग्राफ कौन सा है यहाँ पे? ये सारा पैराग्राफ है। दिखने में ये लग रहा है कि ये जो प्रोफेशनल किचन लिखा हुआ है शायद ये भी हेडिंग है, इसलिए कि ये भी हाईलाइट इस तरह ये नजर आ रहा है जैसे वो नजर आ रहा है, मगर ये हेडिंग नहीं है। ये बी का टैग लगा हुआ है या स्ट्रॉन्ग का टैग लगा हुआ है। इन दोनों में से कोई टैग लगा होगा, जो हमने पहले इसको भी देखा हुआ है हमने। तो कह रहा है आपका जो पहला है, और हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे ऊपर आएगी हेडिंग 1, फिर अब हम कह रहे हैं ना सब हेडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें नीचे हेडिंग यूज करनी है तो हमें H2 लगानी है। और ऐसे हमने यूज नहीं करना कि हम पहले लगा लें H4, फिर लगाएं H1, फिर H2, फिर H5। कोई सीक्वेंस नहीं है ये। हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या है कि हम H1 से शुरू होकर आगे की तरफ जाएंगे H6 की तरफ। एक हेडिंग को बार बार इस्तेमाल भी नहीं, एक से ज्यादा दफा, 2 दफा इस्तेमाल कर लें, लेकिन बार बार इस्तेमाल नहीं करना। हेडिंग को जाया नहीं करना। जाया करने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसके टाइटल पर आओ जरा, यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये भी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वो भी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिया, कीवर्ड को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया अपने। सो ये साइंस हमने यूज करनी है कि हमने हेडिंग्स को जाया नहीं करना। हो सकता है मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, ना वेलकम कीवर्ड है ना दस्तगीर इंजीनियरिंग कीवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तो हेडिंग स्टाइल जाया कर दिया, जबकि वो मुझे कह रहा है कि भाई बार बार आपने इस्तेमाल भी नहीं करनी है एक हेडिंग को। ठीक है, सो हमें हेडिंग का बहुत प्रॉपर इस्तेमाल करना है और स्ट्रक्चर वाइज इस्तेमाल करना है। समझ आ गई बात? अगर हमें अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ हाईलाइट करना है, कुछ नुमाया करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन से टैग्स हैं? बोल्ड का टैग भी है और स्ट्रॉन्ग का भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, मैं इसको कॉपी करता हूं, सोर्स में जाए जरा, चलो इधर से बोल देते हैं, नीचे आ जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते, उसको समझ नहीं आएगी। हाँ जी, बॉडी किधर से शुरू हुई है जी? अभी नहीं हुई, ये हो गई है, हो गई है ना? टेक्स्ट देखना है अब आपने। ये भी मेन्यू चल रहा है मेरा ख्याल है, और नहीं चल रहा जी। आगे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ये है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, क्या ख्याल है? यही है वो, और नीचे है। अब नीचे से क्या शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया? पी का टैग, पैराग्राफ शुरू हो गया यहां से। ठीक है, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये वाला हिस्सा शुरू हो चुका हुआ है, ये पैराग्राफ है ना, ये वाला हिस्सा शुरू हो चुका हुआ है। क्या कह रहा है? वी आर लीडिंग, यही कह रहा है ना? वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और बीच में क्या लगाया हुआ मैंने? देखें कौन सा टैग यूज किया हुआ है? बी का टैग। मैं चाहूं तो यहां पर बी का टैग यूज करूं, चाहूं तो मैं यहां पर, ये अब आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपने जब वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ करनी है तो किस तरह करनी है। अब हम बॉडी में आ चुके हुए हैं, अब हम हेड से बाहर निकल आए हैं और हम किस जगह पे आ गए? बॉडी में आ गए। चलो जी, अब आए आगे, फिर वही आ गया।
मैं क्या फिर आ गई ना हेडिंग स्टाइल। जी अब देखें जरा, नीचे वाली हेडिंग को हमने क्या किया, H2 कर दिया, स्ट्रक्चर वाइज चला रहे हैं ना, ये बात बताइए हमने, ठीक है। आ जाए अब आगे, पे अटेंशन टू हेडिंग्स, समझ आ गई है। ये कहता है इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या है, पहले हेडिंग 1 आए, कह रहा है ये आपकी पूरी आपने लिखा हुआ है, ये बीच में टेक्स्ट नहीं ना लिखा हुआ, ये सब उन्होंने हेडिंग का स्ट्रक्चर दिखाया, ऐसा होना चाहिए। असल में तो हर हेडिंग के बाद कोई ना कोई मैसेज होगा ना, पैराग्राफ की सूरत में। चलो उसके बाद क्या कहता है जी, चूज द राइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर द की ऑन साइट एसईओ चेकलिस्ट। कहता है कीवर्ड इसने की लिखा हुआ है, और इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, हम कहते हैं जी कि कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो मेन आइटम है हमारा। कीवर्ड्स आर द किंग इन ऑन साइट एसईओ, यानी ये जो कीवर्ड हैं यही मेन चीज है जिसकी वजह से आपकी एसईओ ने ऊपर आना है, ठीक है। तो कहता है आपने कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना है, शॉर्ट कीवर्ड्स की सूरत में, लॉन्ग कीवर्ड्स की सूरत में। और देखिए क्या क्या कह रहा है, कहता है रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी एंड एम्फेसिस टैग्स। कहता है कहीं पर आपने बोल्ड को यूज करना है, और कहीं पर कोई बात आप फोकस करना चाह रहे हैं कि भाई इस बात पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, तो वहां पर आपने क्या यूज करना है, ईएम का टैग यूज करना है। बेशक ये आपके यूजर को क्या पता कि बोल्ड का टैग क्या है, एम्फेसिस का टैग क्या है, वो तो वेबसाइट चेक कर रहा है, लेकिन क्राउलर को तो पता है ना। तो क्राउलर ऐसी चीजों को नुमाया करके फिर दिखाएगा, वो समझेगा कि ये आपके कीवर्ड्स हैं जिनके आप फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या चीज आ गई है, इंक्लूड इंटरनल लिंक्स। इसका क्या मतलब है, नीचे जो उसके लिंक्स हैं वो भी उससे अंदर वाले जो लिंक है वो भी बाय कर जी। कहता है अब आपने इंटरनल लिंक्स को भी इस्तेमाल करना है। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल लिंक्स, आ जाए इस साइड पे। जी सॉरी, वापस उधर ही आ गया मैं, यहां पर आए, देखते हैं जी कहां पर लिंक है। व्यू मोर, अब ये कहां लेकर जा रहा है, अबाउट अस पे लेकर जा रहा है। इसी तरह जब मैं अबाउट अस पर चला जाऊंगा तो वहां पर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे मेन पेज पर ले आएगा। तो हम करके क्या रहे हैं, अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर घूम रहे हैं। कभी हम एक पेज से दूसरे पेज पर आ रहे हैं, कभी हम दूसरे पेज से पहले पेज पर आ रहे हैं। दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, कि हम इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी वेबसाइट लिंक से भर जाए, ठीक है ना। लिंक्स यानी इंटरनल लिंकिंग जरूर होनी चाहिए, मगर लॉजिकल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने कहा भाई इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए तो हर एक वर्ड के बाद जिस वर्ड पर जाओ वो लिंक बना हुआ है, ऐसे तो नहीं है। यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा है और वहां पर कोई ऐसी चीज है जो कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जो कि आपके दूसरे पेज पे पड़ी हुई है, तो आप वहां पर उसका इंटरनल लिंक बना देंगे। तो कहता है इंटरनल लिंक भी ऑन साइट एसईओ का फैक्टर है। तो अगर आपकी वेबसाइट ऑन साइट लगाई हुई है, आपकी तरफ से लगी हुई है और रैंक नहीं कर रही, तो आपने ये सारे फैक्टर चेक करने हैं कि क्या ये अप्लाई है। नहीं अप्लाई तो इनको अप्लाई करेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, अ कैची सीटीए। सीटीए स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन, यानी एक बटन बना हुआ है, लिंक भी बना हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये जो आपके बटन हैं कैची बटन होने चाहिए कि कोई भी बंदा मजबूर हो जाए इन पर क्लिक करने के लिए, तभी हमें कोई कन्वर्जेंस मिल सकती है ना, ठीक है। शुड इंस्पायर यूजर्स टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, कहता है ऐसी होनी चाहिए कि वो मिसाल के तौर पर एक बंदा पढ़ रहा है ऑनलाइन एनएमडी कैट का साइट पर आया, वहां पर ऑनलाइन एनएमडी कैट का कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। वो इंटरेस्ट होगा उसे, पढ़ लूँ भाई कोर्स क्या है। उसके बाद जब कोर्स पर जाता है ना, तो हमने क्या किया हुआ है कि उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक की हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मे बी वो पीडीएफ फॉर्म में हो, मे बी वो वीडियो फॉर्म में हो। तो अब वहां पर एक हमने बटन लगा दिया। अब वो जब हम ये कहेंगे कि रीड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, तो एकदम वो फ्री क्लिक करेगा ना उसके ऊपर, क्योंकि उसको फ्री बुक मिलने लगी हुई है।
या फ्री वीडियो मिल रही है, तो उन्होंने कहा आपका जो CTA होना चाहिए कैसी किस्म का होना चाहिए कि जिस जगह पर आप बंदे को लेकर आए हैं, यानी एक इंटरेस्ट की बात है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आप में से लोग उठकर जाना शुरू हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग इंप्रेस नहीं हो रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इस चीज में, या मैं आपकी इंटरेस्ट बना नहीं पा रहा हूँ किसी वजह से, हाँ, तो लोग हमारी वेबसाइट पे क्यों रहेंगे, लोग आपकी वेबसाइट पे आकर क्यों रुकेंगे, इसीलिए रुकेंगे ना कि भाई वहां पर कंटेंट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर नहीं होगा तो वो फौरी तौर पर वहां से बाहर निकलेंगे और कहेंगे यार दूसरी वेबसाइट को देख लेते हैं, इसमें तो हमें कुछ मिला ही नहीं जो हम चाह रहे थे। कंटेंट प्रोवाइडिंग करना हमारा काम नहीं हो। कंटेंट प्रोवाइड करना आपका काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा हमारा उनसे वो भी बढ़ता जाएगा, पैकेज भी बढ़ता जाएगा। अगर वो ये कहेंगे कि जी नहीं हमने तो वेबसाइट कॉपी की हुई है, तो अब आप SEO करने बैठे हो तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कॉपी कंटेंट की तो SEO आप कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको तो कंटेंट चाहिए। आप उनसे कहेंगे जी मुझे तो नया कंटेंट चाहिए, तो अब वो ये कहेंगे जी आप खुद लिखें, तो लाजमी बात है फिर हम उन्हें कहेंगे कि आप कंटेंट राइट करने के ये चार्जेस हैं, अगर आप हमें लिखवा कर दे देते हैं तो हम उसमें कीवर्ड्स लगा लेंगे, लेकिन आप हमें जैसे आपको मुनासिब लगता है, ठीक है जी। हाउ मैनी इंटरनल लिंक्स ऑन द पेज इज टू मैनी, कहता है 100 लिंक आपके काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन बिल्कुल आप इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि भाई कितने लिंक्स हो सकते हैं ज्यादा, इसलिए कि इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट और लेंथ ऑफ कंटेंट पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है कि भाई वो 400 वर्ड्स का आपका कंटेंट है, 300 वर्ड्स का कंटेंट है, 800 वर्ड्स का कंटेंट है, और उसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है विद अदर पेजेस। तो वो कहता है कि वैसे अबाउट कहता है जी आप 50 से 60-70 तक लिंक्स आपने लगाए होंगे तो फाइन, ये पूरी वेबसाइट की बात हो रही है। पूरी वेबसाइट सर पेज नहीं एक पेज के ऊपर अगर 100 लिंक्स होंगे तो सारी लिंक्स होंगे ना भाई, फिर तो हर टेक्स्ट ही, ठीक है, हाँ नहीं पूरी वेबसाइट की बात, 100 लिंक्स तो नहीं ना हो सकते पूरी एक वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लिंक रेलिवेंट सोर्स। अच्छा, लिंक रेलिवेंट सोर्स का क्या मतलब है, कहता है कि लिंक का जो आपस में रिलेशन होगा वो कैसा होगा। अब लिंक जो है ना वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक लिंक को हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक और एक को हम बोलते हैं नो फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक जो होता है बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई लिंक लगाते हैं, ये लिंक लगा हुआ है देखें, अभी आप इस लाइन को भूल जाएं जिसमें लिखा है ना रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, इसको अगर हम भूल जाएं तो आपने जब भी कोई टैग लगाया होगा लिंक का तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होता है, यानी आप उसमें ये लिखो या ना लिखो उसका बिहेवियर क्या है, डू फॉलो। ये डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब क्या है, लिंक तो है क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, लेकिन जो डू फॉलो लिंक होता है उसमें ये उसका ये फायदा होता है कि जिस जगह से आपको लिंक मिल रहा होता है आपको वहां से लिंक जूस मिल जाता है। लिंक जूस का क्या मतलब है, ये पीने वाला जूस नहीं है, ठीक है, उस लिंक उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी भी आपको मिलती है अगर डू फॉलो लिंक लगाते हैं। मसलन हम ये कहते हैं भाई हम पैकेजेस मॉल में जाते हैं और अपनी एक स्टैंडी लगा देते हैं किसी ब्रांड के अंदर, तो हमारी स्टैंडी अगर सड़क पे लगी होगी तो और इंप्रेशन होगा, और ब्रांड में लगी होगी तो उसका और क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा, यानी उस ब्रांड में लगी होगी तो थोड़ी सी अथॉरिटी उस ब्रांड की भी उसमें शामिल हो जाएगी। कोई बंदा उसको देखेगा तो वो कहेगा यार एक तो पीक सोल्यूशन है और ऊपर से इस वक्त इस ब्रांड के अंदर लगा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वेट है कुछ इसमें। और अगर एक बैनर मैं सड़क पे लगा हुआ देखूंगा तो वो तो सिर्फ मेरा अपना ही अथॉरिटी कैश हो रही होगी। सेम इसी तरीके से अगर हमारी वेबसाइट के कुछ पेजेस की अथॉरिटी अच्छी है और कुछ की ज्यादा इंप्रूव नहीं है, जैसे होम पेज होता है उसकी अथॉरिटी अच्छी होती है क्योंकि हम उसी के ऊपर तो फोकस किया होता है हमने, तो कहता है उसका जो लिंक जूस है वो शेयर हो जाएगा दूसरे पेजेस के साथ। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये लिंक बिल्डिंग का टॉपिक है कि भाई हमें ऐसी जगह वेबसाइट्स पर अपने लिंक्स बनाने हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई हो। तो जब हम ऐसी वेबसाइट पर अपने लिंक्स बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, हमें उनका लिंक जूस भी मिलेगा, यानी उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी है 80, ये मैक्सिमम स्कोर होता है 100, और हमारी जो वेबसाइट है अभी ग्रोइंग वेबसाइट है और इसकी डोमेन अथॉरिटी है 10, बहुत फर्क है ना। अब जब मैं ऐसी वेबसाइट पर जाकर अपने लिंक्स लगाऊंगा तो क्या होगा,
मेरी भी डोमेन अथॉरिटी ग्रो करना शुरू, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरी डोमेन अथॉरिटी 10 से एकदम ही 80 पर शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन मेरी डोमेन अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाएगी उस लिंक की अथॉरिटी की वजह से, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड लिंक जूस, इसको हम लिंक जूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लिंक लगा रहे होते हैं ये उस वक्त पता लगता है, यानी अगर हमने कुछ भी नहीं कहा, जैसे आपने जब लिंक लगाए हैं ahref का हम लिंक देखा है, ये भाई ये लिंक कैसे लगा हुआ है, a स्पेस ahref, अगर मैं इधर इसमें आऊं, ठीक है, और इसके कोड में है और क्या करें, स्टार्ट पे है, यहाँ पर तो कंट्रोल F और यहाँ कर मैं लिख लेता हूँ a स्पेस href, आ गया। कितने सारे लिंक्स आ गए, 29 लिंक्स लगे हुए हैं इस पे, ठीक है, इस पेज पे जी। इस लिंक को देखो, ये लो मेन्यू है सारा और नीचे है, मैं जरा नीचे आना चाह रहा हूं मेन्यू से, मेजर कंसर्न, हाँ ये देखिए, अब ये लिंक लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं इस लिंक में रिलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है वो डू फॉलो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अपनी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स होंगे सारे के सारे डू फॉलो ही होंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट एक लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट है, जो कि नहीं है, हमारी तो यूजर्स के तौर पर वेबसाइट्स होती है ना, तो हम वहां पर अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी को जो हम लिंक दे रहे हैं वो डू फॉलो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है, क्या करना है, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। इसका क्या मतलब होगा कि अब जो लिंक उसको मिला है वो कौन सा लिंक है, नो फॉलो। इसको हम और जब मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ लिंक बिल्डिंग वाला, उसमें जाकर इसको हम मजीद थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, ठीक है, और आ जाएंगे। ये बात हमने खत्म कर दिया इसकी, हाँ जी, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, a no follow link is the link that does not count as a point in the page favor। यही बात बताइए मैंने आपको, कहता है भाई अगर आप ये वाला लिंक किसी को देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसको पॉइंट्स नहीं दे रहे, कुछ उसकी रैंकिंग को बेहतर नहीं कर रहे। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप डू फॉलो यूज करेंगे। अगर आप डू फॉलो यूज करना चाहते हैं तो इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपने डू फॉलो नहीं देना, नो फॉलो देना, फिर जरूरत है, क्या जरूरत है, फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे फिर हम, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। एंकर के टैग का पता है ना सबको, मैं क्या एंकर के टैग का सबको पता है, ठीक है ना। हाइपरलिंक बनाने के लिए जितने भी लिंक्स बने होते हैं, ठीक है, लिंक्स बनाने के लिए हम एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये भरी पड़ी है एंकर्स के टैग से, बड़ी पड़ी है ना। और बेसिकली ये क्या है, ये लिंक्स है, ये जहां जहां मैं माउस लेकर जाऊंगा ये सब लिंक्स होंगे। और नीचे आओ जरा देखो और कहाँ है लिंक्स, ये भी लिंक है, ये हाइपर लिंक्स है। अभी मैं इसके इर्द गिर्द से एंकर को हटा दूंगा अगर, तो ये लिंक की बजाय क्या हो जाएगा, फिर सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा। और जो आपका मेन्यू होता है ये भी एंकर है ना, ये भी एंकर है, ये भी हाइपर लिंक है, ये सारे के सारे एंकर्स बने हुए। चलो जी इधर आ जाओ, ये मैंने बता दिया ना आपको डू फॉलो क्या होता है। क्या है डू फॉलो लिंक इज अ लिंक दैट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ एसईओ बाय पासिंग द अथॉरिटी ऑफ द ओरिजिन साइट ऑफ द डेस्टिनेशन ऑन द डेस्टिनेशन। यही बताया मैंने आपको, यही बताया ना। चलो नीचे आ जाए, अगली चीज क्या आ गई जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपके जो इमेज का नाम है वो आपके कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए, नंबर 1। आपका इमेज जो है वो कंप्रेस होना चाहिए, बहुत बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए। आपके इमेज के टैग के अंदर आर्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई होना चाहिए, जिसमें आपने मेंशन किया हो कि भाई आपका कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। और तकरीबन 125 कैरेक्टर में हम आर्ट एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके साथ, आ गया इमेज src इक्वल्स टू, ये इमेज का नाम है, ये आर्ट का एट्रीब्यूट है। जरा अपनी वेबसाइट पे जाकर देखें, ये मैं क्रॉस इसीलिए खोला हुआ है कि आपको चीजें पता लगती जाएंगी कैसे करनी है। प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कम कम ही करनी होती है, तो मैं कहीं यहीं से ही
कम से कम देख तो लें आप, एक दफ़ा तो देख लो ना सब कुछ। इस पे आ जाते हैं, मैं करता हूँ कंट्रोल F और यहाँ लगा देता हूँ IMG। जरा देखते हैं कितने IMG के टैग्स हैं। Images. हाँ इमेज, IMG का टैग इमेज के लिए होता है। ये इमेज बीच में लिखा हुआ है ना, मैं जहाँ टैग आएगा मैं रोकूंगा वहाँ। ये आ गया, ये IMG का टैग है। ये लोगो, ID का क्या है, लोगो, वो जो हमने सबसे पहले दिन लोगो चेंज किया था, ये बेसिकली लोगो वाला IMG है। नीचे आओ, ये आगे स्लाइडर वाले ये आ रहे हैं IMGs। स्लाइडर में भी तो इमेजेस है ना, ठीक है। और नीचे आओ, इमेज की टाइप चाहे तो JPG, मतलब उसका फॉर्मेट तो कोई भी हो सकता है। इमेज का फॉर्मेट JPG भी हो सकता है, GIF भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है। इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये लगा हुआ है आर्ट एट्रीब्यूट। मैं बेसिकली यहां से आपको आर्ट दिखाना चाह रहा था, लगा हुआ है प्रोफेशनल किचन, यहां पे लगा हुआ है। और नीचे है, ये देखें यहां भी लगा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ गया इमेज की एट्रीब्यूट्स भी क्या है। ये तकरीबन 125 से 140 कैरेक्टर के दरमियान होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐड सोशल शेयरिंग बटन। आपको जो मैंने वेबसाइट दी थी, आपने देखा था ना, उसके ऊपर मैंने सोशल बटन, सोशल मीडिया बटन लगाए हुए हैं, नीचे भी लगे होने चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के किसी भी हिस्से पर हो तो उसे वहां पर सोशल मीडिया बटन नजर आ रहे हो, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें भी नजर आते हैं। आ रहे हैं? मैंने जूम बड़ा किया हुआ था, फिर करो मैं बड़ा। अब आप एक और चीज नोट करें कि मोबाइल व्यू में टॉप पे सोशल मीडिया बटन नजर नहीं आ रहे। ये प्रॉब्लम किसका है, इस टेम्पलेट का प्रॉब्लम है। हर टेम्पलेट में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यानी ये इशू कौन हल करेगा, अगर आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपने देखना है कि भाई मोबाइल पे नहीं आ रहे, उसे कहना भाई मोबाइल पे क्यों नहीं आ रहे। नीचे आ जाए, बॉटम पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर टेम्पलेट में ये इशू नहीं होता। चलो जब आ जाए वापस, जी आगे क्या कहता है, सेट अप अ कंपनी ब्लॉग। अब कंपनी, अब ब्लॉग क्या है, अब कई लोग समझ रहे होते हैं ब्लॉग कुछ और चीज होती है और वेबसाइट कुछ और चीज होती है। मतलब ब्लॉग वेबसाइट ही है, टाइप ऑफ वेबसाइट। मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट एक अलग टाइप की वेबसाइट है और ब्लॉग की वेबसाइट एक अलग टाइप की वेबसाइट है। ब्लॉग का मतलब क्या है, जैसे वीलॉग करते हैं, तो मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वीडियोस लगाई जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं वीलॉग कर रहा हूँ। मैं लोगों से वीडियो की सूरत में बात कर रहा हूँ तो मैं वीलॉग कर रहा हूँ। और अगर मैं टेक्स्ट की सूरत में, राइटिंग की सूरत में लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो कॉम्बिनेशन होती है। मोस्टली हिस्सा जो होता है उसका ब्लॉग होता है और कुछ हिस्सा जो होता है उसका वीलॉग होता है। ऐसी है ना, उसमें तस्वीरें भी होती हैं और उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं।